सबसे ज्यादा मुझसे प्रश्न पूछा गया, सर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे करें, सर विश्लेषण कैसे करें, सर ये कामयाब लोग सोचते कैसे हैं, सर यूपीएससी हर इंफॉर्मेशन में ये कहता है कि दो चीजों को जोड़ के पढ़ो, हम कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है, हम याद कैसे रखें और हम उसको एनालिसिस कैसे करें। ये प्रश्न मेरे पास जो है हजारों की संख्या में आ चुका है। आज आपको बताता हूं विश्लेषण यानी एनालिसिस कैसे करें, और आपको तो ये बताने की अब आवश्यकता ही नहीं रह गई कि यूपीएससी के स्टूडेंट को एनालिसिस करने की पावर गिफ्ट में होनी चाहिए, उसको एनालिसिस करना आना ही चाहिए। अगर वो एनालिसिस नहीं कर पाया है तो इसका अगला चरण यानी सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और जो एनालिसिस नहीं कर सकता वो ये बात ध्यान रखो, वो मेंस में मुंह के बल गिरेगा। 1750 नंबर यूपीएससी उसके जबड़े से छीन के लेकर चला जाएगा, और आपको यह बहुत जरूरी है। 50 बच्चे जो है मुझे मैसेज अभी भी कर रहे हैं, हां सर ये मेरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, और मैं हमेशा कहता हूं उजांक तुम्हारे हर प्रश्न को पढ़ता है, बस जवाब मैं तभी देता हूं जब मेरा रिसर्च पूरा हो चुका हो, जब मैं कोई ऐसी बात करूं जिसको आप अपना सको। मैं तुमसे कहूं हिम्मत से पढ़ो बेटा, कॉन्फिडेंस से पढ़ो। कहां मिलती है हिम्मत, कहां मिलता है कॉन्फिडेंस? 2-4 किलो हम भी ले लें? नहीं, हमेशा एनएलपी का ट्रेनर हमेशा यह बात कहता है कि वो रास्ते अपनाओ जिसको तुम अपना सकते हो, वो चीजें करो जिसको तुम आसानी से कर सकते हो। और मैं हिंदुस्तान के उस आखिरी व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहता हूं जो ये कहता है कि यूपीएससी बहुत कठिन है। अगर कठिन है तो ये तरीके अपना के देखो, फिर तुम कहना कि वाकई में क्या ये रास्ते बहुत कठिन है, या सिर्फ तुम्हारे अंदर तरीके नहीं पता थे, तुम्हें रास्ते नहीं पता थे, या तुम्हारा जुनून उस स्तर का नहीं था कि तुम वहां तक पहुंच सको। तो चलिए दोस्तों आगे बताता हूं रूल 3, विश्लेषण कैसे करें, एनालिसिस कैसे करें। हमने 2 स्टेप में क्या सीखा, वापस चलता हूं और फिर से बताता हूं। यहां पहले मैंने सीखा एक आदत को डेवलप करना, एक हुक को डेवलप करना। मेरी आदत हो गई है, उजांग सर की क्लास किस विषय में है, उजांग सर क्या पढ़ा रहे हैं, उजांग सर के पढ़ाने का तरीका क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, आपने प्रश्न पूछने की आदत डाली, आप जिज्ञासु हैं, आप देख रहे हैं सड़क पर इतनी भीड़ क्यों है, अब तक ये भीड़ क्यों नहीं थी, ये भीड़ क्या पॉल्यूशन पैदा कर सकती है, क्या हमारे यहां नगरीकरण की समस्या है। आप प्रश्न पूछने की आदत डालिए, और जब आपने पहले में आपने आदत डाल ली, आदत, हैबिट, फिर आपने क्या किया, एक किताब को छोटे छोटे टुकड़ों में अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया, अपनी स्टाइल में पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, ये 2 स्टेप आपने पूरे किए। अब तीसरे स्टेप में सिखाता हूं एनालिसिस कैसे करते हैं, विश्लेषण कैसे करते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है किसी एक बड़े टुकड़े को छोटे छोटे महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण, इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल हिस्सों में अलग अलग कर देना, जिसको अपने हिसाब से जोड़ा जा सके। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपसे, एक मार्कर है, ठीक है, एक मार्कर हो सकता है जिससे मैं राइटिंग करता हूं। मैंने कहा इसका एनालिसिस करो, बड़े ध्यान से समझना, जिंदगी बदल जाएगी इसके बाद। ये रखा है यहां पर, ये रखा है 1750, उठा लो या छोड़ दो, ये भी थोड़ी देर में तुम तय करोगे, मैं नहीं। ये मैं नहीं तय करूंगा, ये तुम तय करोगे कि सर मुझे ये पाना है या मुझे इस भीड़ में सिर्फ ठोकरें खानी है, ये तुम्हारे हाथ में है। इसी क्लास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सफल होकर तुम्हें ठोकरों पे रखेगा, ये याद रखना, लेकिन चॉइस तुम्हारी है, राइट। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूं, इस मार्कर का एनालिसिस करना है मुझे, और इस मार्कर के एनालिसिस में अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मार्कर एक वस्तु है, एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। मैंने क्या किया, मैंने इसको कई टुकड़ों में तोड़ दिया। मैंने कहा ये प्लास्टिक से बना है, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने इसके शेप के बारे में बात किया, मैंने अपने दिमाग से पूछा इसका आकार कैसा है। मैंने प्राथमिक स्लाइड का इस्तेमाल किया, इसका ट्रायंगल दिख रहा है। ये आगे क्या है, ये टिप है, क्या ये टिप प्लास्टिक से बनी है? नहीं, ये प्लास्टिक से नहीं बनी है। ये किस काम आता है? ये राइटिंग करने के काम आता है। तो क्या इसमें इंक है? नहीं, इसमें इंक नहीं है। तो ये कहां लिखा जाता है? ये डिजिटल बोर्ड पे लिखा जाता है, ठीक है। क्या ये महत्वपूर्ण, इसमें जो है रिफिलिंग की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। मैंने क्या किया, एक सिंपल से दिखने वाले मार्कर को कई छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। यही होता है विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण कला। अब मैं इसको विशिष्ट करता हूं, इसको स्पेसिफिक करता हूं। मैंने पहला प्रश्न पूछा, मैं किसी भी चीज को अगर देखता हूं, ठीक है, कोई भी है मेरे सामने, कोई केस स्टडी है, कोई सीसैट का कंप्रीहेंशन है, कुछ भी है मेरे सामने, मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूं, मुझसे जो है वो भारत चीन के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी है।
संरचना क्या है? मैं जो चीज पढ़ने जा रहा हूं, मेरे जो बातचीत करने का विषय वस्तु है, उसकी संरचना क्या है? मैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं मेडाइवल के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं जो है किसी अन्य चीज के बारे में पढ़ रहा हूं, एक इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है? क्या मेरे दिमाग में स्ट्रक्चर, वो आपने पहले बुक पढ़ते समय अपने दिमाग में रख लिया। अब जो आपने बुक पढ़ी है उसको आप तोड़ रहे हैं, उसको अरेंज कर रहे हैं, अपने हिसाब से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर तो बुद्धिमत्ता का एग्जाम है। तो इसकी संरचना क्या है? फिर मैं जो चीज पढ़ रहा हूं, मान लो मैं गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं जो है वो भारत प्रशासन के बारे में पढ़ रहा हूं, तो भारतीय प्रशासन की संरचना क्या हो सकती है? किस रूप में है? ये कार्यपालिका के साथ कैसे कार्य कर रही है? क्या इसके महत्वपूर्ण आयाम है? फिर मैंने पूछा इसका फंक्शन क्या है? हर चीज में देखिए, हम चाहे जुडिशरी के बारे में पढ़े, हम चाहे कैबिनेट के बारे में पढ़े, हम चाहे पंचायत के बारे में पढ़े, सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि जो चीज एग्जिस्ट है, संरचना का मतलब एग्जिस्ट है, जो है, उसकी क्रियाविधि क्या है? उसकी क्रियाविधि क्या है? इसका फंक्शन क्या है? गलत या सही बात की बात है, ये कैसे काम कर रही है, ये कैसे जो है वो हो रहा है? चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो जीनोम हो, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो इतिहास में होने वाली महत्वपूर्ण घटना हो, चाहे वो भगत सिंह का जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे गांधी का जो है वो शांतिपूर्ण आंदोलन, कुछ भी हो सकता है, या आज किसानों के बारे में बात हो रही, कुछ भी हो सकता है। किसान आंदोलन के बारे में पढ़ना और किसान आंदोलन के फंक्शन के बारे में जानना, उसकी क्रियाविधि के बारे में जानना, दो अलग अलग चीजें हैं। समझे मेरी बात? क्या पहुंचा? तो दूसरा होगा कि इसका फंक्शन क्या है, आइडेंटिफाई करो। अब तुम्हें इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन नहीं जाननी है, वो तुम पहले पूरा कर चुके हो। अब तुम्हें सोचना है ये फंक्शन कैसे कर रहा है। ठीक है, अगर ये आपने सेबी के बारे में पढ़ा और सेबी के बारे में सोचा, सेबी का फंक्शन क्या है, सेबी कैसे शेयर मार्केट में रेगुलेटरी का काम कर रहा है, क्या इसके पास कोई जुडिशियल पावर है, अब आप क्या कर रहे हो? उसकी फंक्शन को तोड़ रहे हो। उठा के देखो, क्वेश्चन आया हुआ है। फिर पूछता है कि जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं, जो कुछ भी हो रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? अगर आप कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप उसके कारणों को भी तो जाने कि क्या मैं सभी को एक ही क्लास में बिठाऊंगा, या मेरे हिसाब से इसको अलग अलग क्लासेस में बिठाया जा सकता है। अगर इसको अलग अलग क्लासेस में बिठाया जा सकता है, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको विश्लेषण करने की आदत डालनी है, तो इस क्रम में आप चलिए। क्वेश्चन पूछिए, मेरा जो पढ़ रहा हूं उसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद मुझे पूछना है कि फंक्शन क्या है। इसके बाद पूछिए कारण क्या है। इसके बाद पूछिए प्रक्रिया क्या है। और इसके बाद पूछिए वर्गीकरण क्या है, यानी इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। राइट, क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। चलें दोस्तों, है कॉन्फिडेंस आगे चलने का? मेरी बात समझ में आई कि विश्लेषण कैसे करते हैं, कैसे जो है वो एनालिसिस को रखा जाता है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको अगले चरण में लेकर जा सकती हैं। अगर ये आपकी आदत है, इस तरह से आप प्रश्न पूछते हैं, और याद रखिएगा, अगर स्टेज 1 आपने स्किप किया तो स्टेज 3 आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। स्टेज 1 ही स्टेज 3 पर पहुंचने का रास्ता है। और आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि आप जिंदगी में किसी भी ऊंचाई पर पहुंचना चाहें, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है। जिस समय आपने सीढ़ियां मिस की, फिसल कर गिरने का डर बना रहता है। अब आप कहेंगे सर चौथा चरण क्या है? चौथा चरण, जब हम कहते हैं कि हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, हम यूपीएससी का साक्षात्कार देने जा रहे हैं, हम अधिकारी बन रहे हैं, तो हमसे बहुत कुछ उम्मीद की जाती है। हमसे उम्मीद की जाती है कि जब हम डीएम बन के जा रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी हमारा काम है, तो हमें यह नहीं बताया जाता है कि हमारे जो श्रमिक, हमारे जो लोग हैं उस उत्तराखंड के टनल में फंसे हैं, हमसे कहा जाता है उनको तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जिंदा निकालना है। हमें नहीं बताया जाता है कैसे निकालना है। वहां पर तुम्हें वहां की परिस्थितियों के हिसाब से कि पानी का स्तर कैसा है, बादल तो नहीं आ रहे हैं, हमारे पास मशीनें क्या हैं, लोग कितने हैं, वहां पर खड़ा हुआ अधिकारी स्वयं निर्णय लेता है कि यहां की परिस्थितियों के हिसाब से मुझे अपने लोगों को कैसे बचाना है। और इसका मतलब हुआ कि वो सबसे पहले परिस्थितियों का विश्लेषण करता है।
मिट्टी कैसी है, कहीं फिर से तो नहीं पीछे से जो है तूफान आ रहा है, कहीं फिर से तो नदी नहीं आ रही कि पता चला और लोग फंस जाएं, मेरे पास मशीनें कितनी उपलब्ध है, मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा कैसे बचाया जा सकता है। पहले वो विश्लेषण करता है, और जब वो विश्लेषण कर ले जाता है तो अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 पर वो उसका संश्लेषण करता है, उसको सिंथेसाइज करता है, और सिंथेसाइज करके निकालता है कि बचाव का सही तरीका क्या होगा। और आज उत्तराखंड में जो बचाव का तरीका वो उड़ीसा में शायद काम ना करे, वहां पर चक्रवात से तबाही हुई है, और यहां पर जो है ग्लेशियर के टूट जाने की वजह से एक सही अधिकारी वो होता है जो परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेता है। आपने सुना होगा ना, परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेना होता है। हमें अपनी बात को सिचुएशन के हिसाब से कहनी होती है। तो सवाल यही तो पूछ रहा हूं दोस्त कि आखिर ये आप परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय कब लोगे? जब आप वहां पर बैठकर, वहां जाकर आप सिचुएशन को एनालाइज करोगे, और आपके पास अगली ताकत, अगला कुवत, अगली हिम्मत होगी कि आप उसको सिंथेसाइज कर सको, आप उसका संश्लेषण कर सको। संश्लेषण का मतलब होता है वो जो छोटे छोटे टुकड़े आए हैं उसमें से जोड़कर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन निकाल देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेसिस करने को कहते हैं। और वहां पर हमें इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन की बात करनी होती है, हमें वो बात करनी होती है, हमें डिफिनीशन की बात करनी होती है, यानी टू द पॉइंट में इसको कैसे कह सकता हूं। आपसे पूछा जाएगा यार कितने लोगों को बचाया जा सकता है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या सारे लोगों को नहीं, क्या समस्या हो सकती है, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आप उस परिस्थिति को, उस किताब को, उस इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट कैसे करते हो, उसका मूल्यांकन कैसे करते हो, यह बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि पर्सनालिटीज के रूप में आप किसको शामिल करते हो। क्या किसी व्यक्ति को इसको आधारित करना चाहोगे या किसी व्यक्तित्व को इसमें आधारित करना चाहोगे? आप इन सब चीजों को मिला देते हो तो वहां पर संश्लेषण करना आसान हो जाता है। गांधी एक व्यक्तित्व है, पटेल एक व्यक्तित्व है, सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्तित्व हैं, डेविस एक व्यक्तित्व हैं जो ज्योग्राफी के बारे में जानता है, और इनकी थ्योरीज, इनके कार्य, इनके सिद्धांत, हम अहिंसा की बात करेंगे तो हमें गांधी याद आएंगे, हम जमीनी स्तर पर किसान आंदोलन की बात करेंगे तो हमें सरदार पटेल याद आएंगे, हम भारत के एकीकरण की बात करेंगे हमें सरदार पटेल याद आएंगे, और सबसे बड़ी बात न्यूनतम संसाधनों में पूरी दुनिया की नींद उड़ा देने की बात करेंगे, एक सैन्य संगठन स्थापित करने की बात करेंगे, हमें सुभाष चंद्र बोस याद आएंगे। जब हम इन व्यक्तियों की बात करते हैं, ये व्यक्तित्व हैं, ये पर्सनालिटीज हैं, तो इनके सिद्धांत, इनकी थ्योरीज इनके आसपास आ जाती हैं और हमें संश्लेषण करना बहुत आसान होता है। आपने कभी चरखी घुमाई है, पतंग उड़ाया है? तो पतंग जब उड़ाते हो तो जब ये ढेर सारा धागा जो हवा में उड़ रहा होता है उसको क्या करते हो, एक ऐसे चरखी लेते हो ना और चरखी में ऐसे रोल करते हो कि नहीं? देखा होगा, यानी सारा धागा एक डंडे के आसपास लपेट दिया जाता है। तो जब हमें विश्लेषण करना होता है तो हम किसी एक व्यक्तित्व को अपना आधार बनाते हैं और उसके पास समस्त घटनाक्रम को लपेट देते हैं, हमें पता चलता है कि क्या चीज की जानी चाहिए।